हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। आज आपके लिए लाया है डीएलएड। आपका जो 4th सेमेस्टर चल रहा है, एग्जाम आने वाले हैं, उसके अंतर्गत शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन ये आपका विषय है। और इसमें हमने पहले पढ़ा है एक आपका पार्ट 1 मानवीय संसाधनों का प्रबंधन, जिसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ा है हमने, प्रधानाध्यापक और शिक्षक के बारे में। आगे जानेंगे दूसरे पार्ट में और लोगों के बारे में, जिसमें आपका क्या होगा, छात्र होगा और समुदाय वगैरह जो शिक्षक संघ होते हैं, जो माता पिता संघ होते हैं, उनके बारे में। ये आपका 7वां वीडियो रहेगा। और इसके पहले की जो 6 वीडियो हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आगामी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखिएगा, सबसे पहले है छात्र एक मानवीय संसाधन। हमें पढ़ना है सबसे पहले छात्र के बारे में। तो विद्यालय के मानवीय संसाधनों का जो तीसरा आधार है, स्तंभ है, उस विद्यालय के बालक एवं छात्र होते हैं। पहला होता है आपका प्रधानाध्यापक, दूसरा होता है शिक्षक और तीसरा स्वयं छात्र। विद्यालयों में बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक प्रकार की व्यवस्था की जाती है। विद्यालय में जो भी प्रबंधन होते हैं वह छात्र को ही केंद्र में मानकर किए जाते हैं, यानी कि जो बाल केंद्रित होती है शिक्षा आपकी। छात्र ही शिष्य का ही पर्याय हुए, यानी कि छात्र है वो शिष्य कहलाता है, जो गुरु के गुणों को धारण करके उसकी रक्षा करता है। छात्र को विद्यार्थी तथा शिष्य भी कहा जाता है। यद्यपि शिष्य का आशय अनेक अर्थों में लिया जाता है, तथापि शिष्य शब्द अपने आप में परिपूर्ण है, जो वास्तविक रूप से गुरु शिष्य के संबंध को प्रकट करता है। अगर आपने शिष्य कहा है तो आवश्यक है कि उसका एक गुरु भी होगा। चलिए, शिक्षण प्रक्रिया में 3 घटक शिक्षक, छात्र तथा पाठ्य पुस्तक होती हैं। शिक्षण प्रक्रिया में 3 घटक कौन से? शिक्षक, छात्र और पाठ्य पुस्तक होते हैं। शिक्षक का मुख्य कार्य होता है पाठ्य वस्तु को छात्र को प्रदान करना, और छात्र का कार्य होता है कि पाठ्य वस्तु को क्या सीखना या अर्जित करना। शिक्षण की प्रक्रिया में छात्रों एवं शिक्षकों को विशिष्ट भूमिकाओं को निभाना पड़ता है। शिक्षण प्रक्रिया में अतीत काल से शिक्षक के आदर्शों और छात्र के आचरण विशेषताओं की विवेचना की गई है। शिक्षण की प्रक्रिया में क्या, जो प्राचीन काल है आपका, बहुत पहले से ये गुरु और शिष्य के संबंधों, उनके जो आचरण है उनका हमें बखान देखने को मिलता है। वैदिक कालीन शिष्य संबंधी आचरण आज भी आवश्यक है, क्योंकि जो वैदिक काल में गुरु का आदर होता था वो आज नहीं हो रहा है, इसलिए जो वैदिक कालीन शिक्षा है उसकी आवश्यकता हमें आज भी है। आगे है वर्तमान में शिष्य का आचरण क्या है। तो पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में आकर आधुनिक बनने की होड़ में युवा वर्ग गुरुजनों माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन और उनकी उपेक्षा करने में गौरव का अनुभव करने लगा है। अगर किसी ने देखिए अपने गुरु की यानी कि क्या कर दिया, उसकी मतलब आज्ञा का पालन नहीं किया, उससे मारपीट कुछ भी किया है, तो वो उसमें क्या करता है, स्वयं को गौरव अनुभव करता है स्वयं के लिए। इसी का परिणाम है कि आप जब न्यूज में पढ़ते होंगे कि एक अध्यापक यानी कि शिष्य ने अध्यापक को पीटा, ऐसी खबरें हमें मिलती हैं अखबार वगैरह में, तो ये काफी सोचनीय है। इसी का परिणाम है कि युवा वर्ग में निराशा, कर्तव्य के प्रति उपेक्षा, अवहेलना आदि प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं। यह अवगुण हमारी भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं के अनुरूप नहीं है। छात्रों की यह गुण विदेशी संस्कृतियों की देन है। भारतीय साहित्य में गुरु के आदर्शों एवं शिष्य के आचरणों की जितनी विशद विवेचना की गई है, अन्य किसी देश के साहित्य में उपलब्ध नहीं है। यानी कि गुरु और शिष्य के जितने मधुर संबंध भारतीय संस्कृति में आपको देखने को मिल जाएंगे, वो आप किसी भी अन्य देश की संस्कृति में नहीं पाते हैं। वैदिक काल से आज तक के साहित्य में गुरु के आदर्शों एवं शिष्य के आचरणों को शिक्षा प्रक्रिया में महत्व दिया गया है। इसमें संदेह नहीं है कि छात्रों में अनुशासनहीनता बढ़ रही है और छात्र अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे होंगे। देखिए, आज काफी छात्र जो है अनुशासनहीन हो गए हैं। आगे है, परंतु छात्रों में अपनी शिक्षक के प्रति आदर है, सम्मान भाव आज भी दिखाई हमें देता है। ये यानी कि कह नहीं सकते हैं कि पूर्ण रूप से खत्म हो गया, कुछ हैं 4-5%, 10%, बाकी तो सभी ठीक होते हैं। आगे छात्र अपने शिक्षकों का जीवन पर्यंत आदर सम्मान करते हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं का प्रभाव है। यानी कि छात्र अगर कहीं भी अपने जो पुराने अध्यापक को देखता है तो तुरंत ही उसको नमस्कार और चरण स्पर्श करता है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। आगे है आपका समुदाय एक मानवीय संसाधन। ये आखिरी आपका जो घटक है उसका। चलिए, तो प्रबंधन का, मानवीय प्रबंधन का। आदि काल में मानव को विद्यालय की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बच्चे के माता पिता ही उसके शिक्षक होते थे और परिवार का आचार विचार ही शिक्षा का पाठ्यक्रम होता था।
यानी कि जो माता पिता हैं, पहली अध्यापक तो बालक की माता ही होती है, तो उसका परिवार उसका शिक्षक हो जाता था और उसका जो वातावरण है वो उसका पाठ्यक्रम हो जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ, मानव की आवश्यकताएं बदलती गईं और समाज का विकास होता चला गया, ज्ञान का सागर भी बढ़ता गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मानव को ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास आश्रम में जाना पड़ा और धीरे धीरे सभ्यता का विकास और अधिक विकसित होता गया। और जो आश्रम के स्थान पर क्या हुआ, विद्यालय का स्वरूप बनने लगा। यानी कि जैसे जैसे मानव की आवश्यकताएं बढ़ती गई तो उसने क्या है कि पहले वो जंगल में पढ़ने जाते थे, लेकिन अब क्या हो गया, उन्होंने अपने जो गांव है वहीं पर विद्यालय का निर्माण कर लिया। बच्चों का आरंभ विकास घर के वातावरण से प्रभावित होता है, लेकिन विद्यालय जाने के बाद बालक के विकास में घर, विद्यालय तथा समुदाय तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय में प्रवेश से पूर्व बच्चा अपने परिवार से अनौपचारिक रूप से अनेक अनुभव प्राप्त करता है। इसलिए कहा जाता है कि प्राथमिक शिक्षक बच्चे की माँ होती है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। वह उसे औपचारिक रूप से चलते, उठते, बैठते, खाते पीते अनेकों प्रकार के अनुभव व नैतिक मूल्य संस्कारों के रूप में देती है। यानी कि देखिए, जो अनौपचारिक शिक्षा है वो बालक कहाँ पर ग्रहण कर लेता है, आपका घर पे, और औपचारिक शिक्षा विद्यालय में। समुदाय की विद्यालय प्रबंधन में भूमिका या समुदाय का सहयोग, तो बालक बालिकाओं के नामांकन का दायित्व जन समुदाय को अपने ऊपर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा जो यानी कि सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अध्यापक की हो या विद्यालय की हो। कुछ जो जिम्मेदारियां हैं वो हमें समुदाय यानी कि समाज को भी लेनी चाहिए कि हमें अपने बालक को विद्यालय भेजना होगा। विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों को विद्यालय में पुनः लाने में सहयोग देना होगा। अगर किसी बालक ने विद्यालय छोड़ दिया है तो उसके माता पिता और समाज को ये करना चाहिए कि उसे पुनः विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। इसके बाद है बालिकाओं को घरेलू कार्यों से मुक्त कराकर विद्यालय में भेजने हेतु प्रेरित करना। यानी कि जो आपका लिंग पक्षपात है कि लड़कियां नहीं पढ़ेंगी लड़के पढ़ेंगे, तो ये से छोड़कर जो है लड़कियों को भी विद्यालय भेजना चाहिए, ऐसा प्रेरित करना चाहिए। समुदाय के लोगों को अपने बच्चों को विद्यालय में साफ सुथरा करके भेजना चाहिए, सफाई से भेजना चाहिए। बच्चों की छात्रवृत्तियों का धन उनकी शैक्षिक आवश्यकता, यहाँ पर शैक्षिक है, शैक्षिक आवश्यकताओं, गणवेश आदि पर खर्च करना चाहिए। यानी कि जो स्कॉलरशिप मिलती है उसे बच्चों पर ही खर्च करें, उनकी पढ़ाई पर ही खर्च करें। ऐसा नहीं कि आपने घर गृहस्थी का कोई सामान ले लिया। विद्यालय की सफाई तथा रख रखाव में सहयोग करना चाहिए। शिक्षक, यहाँ पर शिक्षक ये शाखा थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। शिक्षक अभिभावक गोष्ठी में सक्रिय सहभागिता हमें करनी चाहिए और जन समुदाय को विद्यालय में लगे हैंडपंप की देखभाल तथा विद्यालय के सुंदरीकरण की ओर ध्यान देना चाहिए। इसे कह सकते हैं जो ग्राम पंचायत वगैरह होती हैं तो उन्हें भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करिएगा दोस्तों। चलिए आगे है विद्यालय प्रबंधन में अध्यापक, अभिभावक, एसोसिएशन तथा माता पिता शिक्षक संघ की भूमिका। देखिए कई प्रकार के संघ बनाए जाते हैं आजकल जो विद्यालयों में, तो उनकी क्या भूमिका होती है ये हमें जानना होगा। तो अध्यापक, अभिभावक, एसोसिएशन तथा माता पिता शिक्षक संघ के सदस्यों की बैठक में नियमित रूप से प्रतिभाग करना चाहिए और विद्यालय प्रबंधन में सुझाव देने चाहिए। इनका सबसे पहला कर्तव्य तो ये है कि जो भी विद्यालय की मीटिंग्स वगैरह आयोजित हो रही हैं उनमें ये अपनी सहभागिता दें और अपने विचार प्रस्तुत करें। विद्यालय विकास हेतु उसकी आवश्यकताओं की पहचान करके विद्यालय के भौतिक, परिवार, साज सज्जा, बागवानी आदि के रख रखाव में सक्रिय रूप से सहयोग प्रदान करना चाहिए। एक होता है देखिए निष्क्रिय कि आप सब बोल रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, एक होता है सक्रिय कि आप उसमें खुद पूर्ण रूप से इन्वॉल्व हैं और उस कार्य को करने में सहयोग दे रहे हैं, तो ऐसा होना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, बालिका, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के नामांकन और नियमित उपस्थिति पर निगरानी रखनी चाहिए। यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी जाति विशेष वर्ग का बच्चा विद्यालय में शिक्षा से क्या रह जाए, अनुपस्थित, या उसे शिक्षा ना मिल पाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण में सहयोग करना चाहिए। यानी कि समय समय पर जो है स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन जो है करवाते रहना चाहिए। इसके बाद आता है आपका ग्राम शिक्षा समिति से अपेक्षा। जो गांव की शिक्षा समिति होती है उससे आप क्या अपेक्षाएं कर सकते हैं। तो ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों को प्रत्येक बैठक में प्रतिभाग करना चाहिए और स्वेच्छा से अपने लिए विद्यालय में कुछ कार्यों को चुनना चाहिए कि ये कार्य हम करेंगे। जैसे मिड डे मील होता है तो ये वो चुन सकते हैं, लेकिन ये जो कार्यभार किस पर है, शिक्षक पर ही होता है, तो वो पढ़ाएगा या फिर वो काम करेगा। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड समस्या बनी हुई है। ग्राम की बाल गणना सही हो, इसके लिए ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को बाल गणना में सहयोग देना चाहिए। यानी कि बाल गणना जो होती है उसमें इन्हें सहयोग करना चाहिए, जिससे कि जो सही आंकड़े हैं वो प्राप्त
हो सकें। बच्चों के 100% नामांकन, ठहराव एवं गुणात्मक शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए सुनिश्चित कराने में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को सक्रिय सहयोग देना चाहिए। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु धन अथवा श्रम में सहायता देनी चाहिए। जैसे विद्यालयों को प्राप्त होने वाली सरकारी सुविधाएं, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन, मिड डे मील, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक आदि का समुचित उपयोग हो, इसके लिए ग्राम शिक्षा समिति को भी सहयोग देना चाहिए। अध्यापकों की नियमित उपस्थिति के संबंध में भी ग्राम शिक्षा समिति को ध्यान देना चाहिए कि अध्यापक नियमित रूप से आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि केवल बच्चे ही जा रहे हैं, ये सब ध्यान उन्हें देना होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और शेयर भी करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा है, और जो भी आप सुधार चाहते हो वो कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।